में जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। चलिए, इस चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देंगे, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है अपसारी, समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं? इसको कैसे लिखिएगा? अपसारी किरणपुंज, इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। समांतर किरणपुंज, ऐसी किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अभिसारी किरणपुंज, इस प्रकार की किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। और तीनों की आकृतियां यहाँ पे दी हुई है कि अपसारी किरणपुंज क्या है कि एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जा रही है, और यह समांतर जा रही है और एक ही बिंदु पर ये मिल रही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि पारदर्शी पदार्थ है। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से ही भाग को अपने से अंदर से होकर जान जाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, ये सब हो जाएगा। चलिए, उसी तरह वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परावर्तन के नियम को लिखे। तो परावर्तन का नियम आप पढ़ चुके हैं, उसको लिख सकते हैं। तो लिखेंगे परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो लिख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी में लिखिएगा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और क्या होगा अंतर? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसके बाद लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें। तो लिख सकते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित समतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। इसमें से कोई भी आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताइए। तो आप दोनों का परिभाषा लिख दीजिए कि जब किसी दर्पण को बाहर से रजित किया जाता है तो वो अवतल दर्पण बनता है और अंदर की तरफ से रजित करते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। यानी कांच के एक टुकड़े को बाहरी तरफ से रजित करने से अवतल दर्पण बनता है और जबकि टुकड़े को भीतरी तरफ से रजित करने पर उत्तल दर्पण बनता है। ठीक है, अगला कार्य है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है? तो यहाँ से आप उसकी परिभाषा लिख सकते कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। 8 नंबर कह रहा है एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाइए। तो आपको एक बना देना है चित्र। ये रहा आपका कैसा अवतल दर्पण, ये रहा इसका ध्रुव, पी को ध्रुव कहिएगा, एफ को फोकस कहिएगा और सी को वक्रता केंद्र कहिएगा और ये जो सीपी रेखा जो देख रहे हैं, ये वाली जो रेखा देख रहे हैं, इसको प्रधान अक्ष कहेंगे। ठीक है, इसको आप दर्शा दीजिएगा या नीचे से लिख दीजिएगा सी का मतलब है ध्रुव, सी का मतलब है क्या कहते हैं वक्रता केंद्र, और एफ का मतलब है फोकस, पी का मतलब है ध्रुव और ये जो सीपी रेखा है इसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, यहाँ नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिगर बना देंगे इस तरह से। 9 नंबर में कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर या पीछे देखने के आईने में के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है इसका उपयोग? तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन जाता है, आवर्धित बनता है, इसलिए दूसरा रीजन है कि वो हमेशा किस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु कहीं भी हो उससे प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगर अवतल लगाइएगा तो प्रतिबिंब कभी सीधा हो सकता है, फोकस और ध्रुव के बीच में होगा तो सीधा होगा, बाकी समय उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए गड़बड़ ना हो
इसलिए इसमें क्यों, क्योंकि इसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि यह बराबर r/2 होता है। तो चलिए इसको आप पढ़ा भी चुके हैं चैप्टर में, इसको दोबारा देख लेते हैं। ये आपका रहा प्रधान अक्ष, ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये आपका रहा ध्रुव यानी P, ये रहा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र। प्रकाश की किरण आई, ये आपतित किरण हुई, टकरा कर कहां से जाएगी, फोकस से ना आएगी वापस, ठीक है, इस दिशा में आएगी वापस। अब देखिए आपको पता है कि प्रधान ये वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र के दिशा में अगर कोई किरण प्रकाश की जाती है तो वो पुनः वापस लौट आती है। वापस लौट आने का मतलब यह है कि वो हमेशा कि यहाँ वक्रता केंद्र के दिशा में जब प्रकाश की किरण जाती है, इसका मतलब वो उस पे लंब होती है तभी वापस लौट आती है उसी रास्ते में, क्योंकि किसी भी दर्पण पे जब किरण तब वापस लौटती है जब उसके वो लंबवत हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो खींची जाएगी वो रेखा, वो इस पे क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये जाएगी तो उसी दिशा में वापस आ जाती है। आपको पता है ना, प्रधान अक्ष के दिशा में जो जाती है, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये हमेशा लंबवत होता है, और लंबवत होता है कब, तब ये अभिलंब है। तो जब ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो यहाँ जो बनेगा वो एंगल I कहलाएगा, और यहाँ जो बनेगा वो एंगल R कहलाएगा, ठीक है। यहाँ वाला क्या कहलाएगा, एंगल R कहलाएगा। यहाँ से क्लियर हुआ। चलिए इस रेखा का नाम मान लेते हैं A और B, ठीक है। ये जो आपतित किरण है ये क्या है, AB है। अब एक चीज बता दें आपको कि फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी, यानी आप इसका नाम लिख दीजिए PF बराबर है यहाँ पे F, और देखिए CP बराबर, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे R से सूचित करते हैं, यानी आप लिख सकते हैं CP बराबर R। इतना क्लियर है। अब चलिए इसको साबित करते हैं। आपको पता है कि एंगल ABC बराबर होगा एंगल BCF के एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब एकांतर कोण से ये बराबर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो प्रधान अक्ष के समांतर ये जा रही है आपतित किरण, इसलिए क्योंकि ये प्रधान अक्ष के समांतर है इसलिए बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। चलिए यानी कि ये भी एंगल I कहलाएगा, यानी ये I है तो इधर वाला भी एंगल ये क्या हो जाएगा, एंगल I होगा, ठीक है। यहाँ छोटा सा एक लिख दे रहा। अब चलिए, अब यहां से आपको पता है कि परावर्तन के दूसरे नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I किसके बराबर होता है, एंगल R के। यानी कि आपको यहाँ से अब ये पता चलेगा कि ये वाला कोण इस एंगल के बराबर है, यानी कौन कौन, तो इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे कि एंगल FCB बराबर है एंगल FBC। अब देखिए यहाँ FCB लिखे हैं, यहाँ लिख दिए BCF, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, इससे कोई अंतर नहीं है। चलिए तो यहाँ वाले जब दो कोण बना गए तो ये त्रिभुज जो बन रहा है CFB, जो त्रिभुज बन रहा है ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं भी बराबर होती है। अर्थात यहाँ से आपको ये पता चल गया कि जो ये CF है वो FB के बराबर होगा, ये जो CF है FB के बराबर होगा, ठीक है। और आपको ये पता है कि FB जो है FB वो बराबर होगा PF के बराबर हो जाएगा। ये देखिए जो FB है, FB देखिए F और B, ये जो FB है ये PF के बराबर होगा। क्योंकि दोनों वक्रता क्या है, दोनों फिगर में देखिए तो दोनों वक्रता सॉरी फोकस, ये दोनों एक तरह से ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों इसका क्या कहलाएगा, तो यहां से यहां तक की दूरी इसकी दूरी के बराबर हो जाएगी, है ना। या फिर इसको छोड़कर आप ऐसे, अब यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं कि देख रहे हैं FB बराबर हो गया PF, देखिए फिगर में FB बराबर हो गया PF,
और यहाँ सी एफ बराबर हो गया, सी एफ बराबर होगा एफ बी, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो गए। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर एफ बी बराबर पी एफ। ठीक है, तीनों आपस में बराबर हो गए। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं सी पी, ये इसके योग के बराबर होगा, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ से कि सी एफ बराबर सी एफ प्लस पी एफ बराबर सी एफ प्लस पी एफ बराबर सी पी। ठीक है, समझ सकते हैं ना ऐसे। अब देखिए, आपको ये पता है कि पी एफ जो है उसका वैल्यू है एफ। ठीक है, और सी पी भी बराबर हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं ना सी एफ बराबर भी है पी एफ भी होगा ना, तो यहाँ तो सी एफ का नाम हटा के यहाँ से पी एफ लिख दीजिए, और ये भी पी एफ है और बराबर में है सी पी। देखिए ये दोनों जुड़, ये इसका भी वैल्यू है एफ और इसका भी वैल्यू है एफ, ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, पी एफ बराबर एफ है और पी एफ बराबर एफ है, तो इसको आप लिख दीजिए एफ प्लस एफ और बराबर इसका सीपी का वैल्यू क्या है, तो सीपी का वैल्यू जो है आपका आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। ठीक है, तो यहाँ से आप अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2f बराबर आर, यानी f बराबर यहाँ से आपका साबित हो जाएगा r बटा 2। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को लिखें। तो दर्पण सूत्र आपको पता ही है, क्या होता है कि 1/v माइनस 1 प्लस 1/u, सॉरी माइनस बोल दिया, प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए अवतल वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के एक संबंध को सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं, और दर्पण सूत्र की जगह यहाँ ये लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीला कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण से आप अपना किस तरह का प्रतिबिंब देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आंसर भी यहाँ दिया हुआ है, इसको आप ये हम आपको समझा देते हैं। कह रहा है बेलनाकार दर्पण एक तरह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। ठीक है, यानी कि वो समतल भी है और उत्तल भी है ना, उसका गोल सरफेस ना होगा, कर्व शेप में होगा। तो ऊर्ध्वाधरतः यह एक समतल दर्पण और क्षैतिजतः यह एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे दर्पण में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु के लंबाई के बराबर होगी, परंतु शरीर की ऊंचाई प्रतिबिंब के शरीर की ऊंचाई चौड़ाई कम होगी, है ना। यहाँ से इसलिए ऐसे दर्पण के सामने व्यक्ति अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा, है ना, उसका शरीर जो है पतला दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर अब 1 देखते हैं। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आगे कह रहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। तो चलिए इसका किरण आरेख खींचते हैं। ये प्रधान अक्ष हो गया, ये क्या कहलाएगी, अवतल दर्पण कहलाएगा ना। अब ये चलिए बाहर से रंजित कर दिया, अवतल दर्पण हो गया। ये होगा ध्रुव, ये होगा फोकस और ये होगा वक्रता केंद्र। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच यानी यहाँ रखी हुई है वस्तु, तो आपको पता है कि यहाँ जब वस्तु रखी होगी किरण सीधे ले जाएंगे, है ना, कहाँ, प्रधान अक्ष के समांतर ले जाइएगा, तो ये टकरा कर कहाँ से आएगी, फोकस से निकलेगी, है ना, इस तरह से आएगी ना फोकस से। ठीक है, ये इसकी दिशा इधर होगी। दूसरा हम लोग फोकस की दिशा में ले जाते हैं, तो फोकस की दिशा में आप जब आपतित किरण ले जाते हैं, आपको पता है कि वो टकरा के ऐसे लौटती है ना, इधर लौटेगी ना, प्रधान अक्ष के समांतर आएगी, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ ये प्रतिबिंब होगा। इस वस्तु का नाम अगर ए भी लिखते हैं तो ये प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश। अब आप लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा। लिख सकते हैं 1 नंबर देके कि यहाँ ऊपर लिख दीजिए प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। दूसरा कंडीशन इसका क्या होगा कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है इसका कि प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनेगा,
है ना, कहाँ है, सी और एफ के बीच में। आपको चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं और यहाँ भी बता दिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किरण आरेख को पूरा करके प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करिए। तो देखिए 2 किरण आरेख दिए हैं, इसको पूरा करना है। तो चलिए हम लोग पहला लेते हैं, ए नंबर, इसको पूरा करते हैं। ये है आपका अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव कहलाएगा, ये आपका फोकस कहलाएगा और ये आपका वक्रता केंद्र कहलाएगा। वस्तु है दोनों के बीच में, बी और ए। पहले आपतित किरण इधर ले गए और ये कहां से लौटेगी, तो फोकस की दिशा में आएगी, ये है ना, फोकस से गुजरेगी। दूसरा आप फोकस की दिशा में लेके आते हैं, है ना, ये टकरा के कहा मिलेगी, इधर आएगी। ठीक है, इसको आप स्केल से बनेगा तो अच्छा बनेगा, इस तरह से होगा। ठीक है, इधर से आई, ये इधर आ गई। इसका प्रतिबिंब आप यहाँ देखिएगा। तो प्रतिबिंब का निर्धारण करना था, तो प्रतिबिंब का हम लोग निर्धारण कर दिए, बी डैश ए डैश, यानी वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा चलिए हम इसी में बना देते हैं, सबसे अच्छा कि देखिए ये आपतित किरण आई प्रधान अक्ष के समांतर, ये फोकस से निकल जाएगा ना इस तरह से। दूसरी क्या होगी कि ये फोकस के दिशा में लाइएगा, तो क्या आएगी, प्रधान अक्ष के समांतर आ जाएगी, यानी कि जहां इसका वस्तु बनेगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। इसको सी डैश और ए डैश के नाम से दे दीजिए और वस्तु के बराबर बनेगा ये फिगर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्पष्ट किरण आरेख द्वारा अवतल दर्पण के आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाए दिखता है। इस प्रयुक्त अवतल दर्पण का एक व्यवहार करके उपयोग भी बताएं। चलिए, तो आपको पता ही है कि कहाँ रखा जाता है तो बनता है इसमें आप आभासी और सीधा और बड़ा बनेगा वस्तु से। तो आपको पता है ये P हो गया और फोकस हो गया और ये रहा वक्रता केंद्र। इन दोनों के बीच में जब वस्तु को रखेंगे, है ना, इसका नाम ए भी दे दीजिए, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और आभासी बनता है। यह समांतर लगेगा, कहां से निकलेगी, फोकस से ले जाएंगे। चलिए इसका डॉटेड पीछे की तरफ ले जाएंगे ना आभासी। ठीक है, उसी तरह आप क्या ले जाते हैं, तो यहाँ से प्रधान वक्रता केंद्र के दिशा में इसको ले जाइए। ठीक है, तो ये जैसे जाएगी उसी दिशा में वापस भी आ जाएगी और इसका डॉटेड जो होगा पीछे की तरफ यहाँ, यानी दोनों यहाँ टकराएगा, यानी यहाँ प्रतिबिंब का आपका निर्माण होगा। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक है, थोड़ा रफ फिगर बन जाए। चलिए इसको हम आपको दूसरे तरीके से दिखा दें। देखिए यही है कि प्रधान अक्ष के समांतर ले गए हैं, तो ये फोकस से आ गई और दूसरी वक्रता केंद्र की दिशा में आ गया तो वापस लौटे, इनका आभासी डॉटेड गया, ये पीछे प्रतिबिंब बन गया इस स्थिति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा छोटा होगा, इस प्रतिबिंब, इसके लिए हमें चित्र भी बनाना है, किरण आरेख द्वारा इसको बताना है। तो पहला चीज यहाँ है कि 25 सेंटीमीटर जब फोकस दूरी होगा, आप सोचिए इस तरह से, जब 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगा और वस्तु की प्रतिबिंब हमेशा सीधा आपको होना चाहिए, तो सीधा होना तो वो आभासी होगा, और आभासी कब होगा, जब ये फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहेगा तब होगा, और इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अभी बड़ा बनता है। अभी आप देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बनता है और सीधा बनता है ना। तो इसलिए हम लोग बात करें अगर परास की, तो इसके 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर का बीच होगा और प्रतिबिंब जो होगा क्या होगा, आभासी और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। इसका चित्र भी आपको बता चुके थे, दोबारा दिखा देते। देखिए यही है, आप इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करिए कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। तो आपको ये वही फिर दोबारा आपको फिगर बनाना होगा। ठीक है, तो ये ऐसे दिखा दिया कि जब वस्तु अनंत पे होती है, तो देखिए यहाँ पे देखिए आपतित किरण आई इधर से, सॉरी ये देखिए इसमें दिशा उल्टा हो गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि ये दिशा जो होगी ऐसे होगी और ये इधर टकराकर ऐसे मुड़ गई और इसका आभासी डॉटेड यहाँ है। उसी तरह ये इधर से आई और इधर टकरा के इधर मुड़ी, दोनों का दिशा उल्टा हो गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा,
ये आके यहाँ मिली। तो इसमें प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक और सीधा ही बनता है। उसी तरह इसमें भी देखिए, है ना, दूसरा एक और लिए है कि जब अनंत और ध्रुव के बीच रख रहे हैं वस्तु को, तो इसका भी ये परावर्तन के बाद ऊपर मुड़ गया या इसका आभासी यहाँ पे आया। उसी तरह अगर प्रधान अक्ष के दिशा में ले गए तो वापस मुड़ गया, सॉरी वक्रता केंद्र के दिशा में ले गए तो वापस मुड़ गया, और इसका आभासी यहाँ डॉटेड है। तो इसमें आपको ये दिखा देना है, ठीक है। चलिए, यहाँ दोनों परिस्थिति में देख रहे हैं कि वस्तु जो हो रहा है हमेशा क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है और काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक का मतलब है कि आभासी बन रहा है और सीधा बन रहा है, ठीक। तो चलिए इसको आप लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइए और उसके कारण भी बताने हैं। तो कार के हेडलाइट में, तो कार के हेडलाइट में जो होता है अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि अवतल दर्पण में किरणें जो होती हैं, अवतल दर्पण इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वहां जो है ना, कार के हेडलाइट में, तो कार के हेडलाइट में कैसा लगता है, अवतल दर्पण लगता है। कह रहा है कि वाहन के साइड मिरर या पीछे देखने वाले आईने में तो उसमें उत्तल दर्पण लगता है। सौर भट्टी यानी, है ना, सौर भट्टी में क्या लगता है, तो उसमें भी अवतल दर्पण लगता है, ठीक है। चलिए अब इसमें के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। आप देखिए, न्यूमेरिकल बनाने से पहले एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। क्या क्या, अगर अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी होता है माइनस का, वस्तु दूरी होता है माइनस का, वस्तु ऊंचाई होता है प्लस का। अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वो उल्टा भी बनेगा, ये तो आपको पता ही है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है तो प्रतिबिंब दूरी होगा माइनस का और प्रतिबिंब ऊंचाई होगा माइनस का। अगर प्रतिबिंब इसमें आभासी तथा सीधा बन गया तो इस स्थिति में भी होगा प्लस का, यानी प्रतिबिंब दूरी होगा प्लस का और प्रतिबिंब ऊंचाई भी होगा प्लस का, ठीक है। दूसरा कंडीशन उत्तल दर्पण के लिए, ये आपको पढ़ा चुके लेकिन फिर दोबारा बता रहे हैं। फोकस दूरी होगा प्लस का, वस्तु दूरी माइनस का होता है किसी भी दर्पण के लिए, वस्तु ऊंचाई भी हमेशा प्लस का ही होता है। अब इसमें आपको पता है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनना है, तो ये कंडीशन तो आपको लेना ही नहीं है, वास्तविक का हमेशा आभासी ही बनेगा, यानी भी आएगा प्लस का और एच आई भी होगा प्लस का। अब देखिए, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण हो, अगर आवर्धन का मान यानी m का मान माइनस का हो, तो आपको बहुत बार बता चुके हैं कि निगेटिव में होगा, तो आप याद रखिएगा कि दर्पण का जो प्रतिबिंब होगा, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, निगेटिव आने का मतलब m का मान कि प्रतिबिंब इधर बनना है यानी वास्तविक और उल्टा बनना है, और पॉजिटिव आने का मान है कि मतलब है कि प्रतिबिंब इधर बनना है यानी वो हमेशा प्रतिबिंब उसमें आभासी तथा सीधा बनेगा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तभी इसमें के न्यूमेरिकल्स को आप बना पाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए, फोकस दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर। पहला बात आपको बता दें कि इसमें ध्यान देना होगा साइन का भी, तो अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी होता है माइनस का। एक वस्तु के दर्पण से ध्रुव की दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी ये आपकी वस्तु दूरी दी हुई है तो ये भी माइनस का होता है। आपको प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बताना है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। भी निकालना है, u का मान दिया है माइनस का 30 और बराबर में -1 माइनस का 20 है, माइनस में ये उधर भेज दीजिए, तो 1/v बराबर हो जाएगा माइनस का 1/20 और प्लस का 1/30। एलसीएम लीजिए यहाँ दोनों का, 1/v बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा कितना 60, इसमें से भाग करिएगा -3, यहाँ भाग करिएगा 2, तो यहाँ 1/v बराबर आ गया -1/60। पलट दीजिए या तिरछा गुना कर दीजिए, v बराबर माइनस का 60। तो यहाँ जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब दूरी जो होगा, प्रतिबिंब दूरी वो होगा
60 सेंटीमीटर, और ये माइनस ये इंगित करेगा कि प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो इसमें वो आपको नहीं निकालना है, बस इसको बताना था प्रतिबिंब दूरी। माइनस यही इंगित कर रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा वो आभास वास्तविक तथा उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है वस्तु, यानी वस्तु दूरी है माइनस का 30 सेंटीमीटर, निगेटिव है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और यहाँ से कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे पर बनता है, यानी भी बराबर दिया है प्लस का 40, दर्पण के पीछे बन रहा है। तो दर्पण की फोकस दूरी यानी आपको f का मान निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो चलिए 1/v का मान होगा प्लस का 40 है, और 1/u का मान होगा माइनस का 30 है, बराबर 1/f। तो चलिए अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले 1/40 इसको लिख दीजिए, और माइनस का 1/30, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा कितना, 120। इसमें से भाग करिएगा 3 और इसमें से भाग करिएगा 4, ऊपर घटेगा -1/120। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, f बराबर माइनस का 120। तो यहाँ से फोकस दूरी निकालना था, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी आपका निकल गया यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। निगेटिव यही इंगित कर रहा है यहाँ पे कि वो दर्पण अवतल दर्पण है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो देखिए जब फोकस दूरी आपको उत्तल दर्पण में प्लस का होता है तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस का ही होगा। आपको पहले फोकस निकाल लेना है, यहाँ से फोकस दूरी r/2 करके, यानी प्लस का 12/2 सेंटीमीटर कट गया, यहाँ से आ जाएगा 6, यानी f का मान आ गया प्लस का 6 सेंटीमीटर। दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी वस्तु दूरी है यहाँ का 12 सेंटीमीटर, तो दोनों दर्पण के लिए माइनस का ही वस्तु दूरी होता है। आपको यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपको फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो चलिए हम मान रखते हैं 1/v प्लस 1/u का मान माइनस का 12 बराबर 1/f का मान प्लस का 6। चलिए ये माइनस का है उधर भेज देते हैं, 1/v बराबर हो जाएगा 1/6 और प्लस 1/12। चलिए तो यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 1/v बराबर हो जाएगा 12, 6 दूना 12 2 और 12 एकम 12 1। 1/v बराबर हो जाएगा 3/12, काट दीजिए 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, v बराबर प्लस का 4 सेंटीमीटर, प्लस 4 यही इंगित कर रहा है कि ये दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। यहाँ लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो होगा आभासी तथा सीधा होगा। समझ गए। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी इसमें और भी न्यूमेरिकल वाक्य हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।